हट जाओ गौ माता, हट जाओ। लोगों का भी अलग ही सिस्टम है। जब तक गाय दूध देती है तब तक सब पालने के चलते, जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो छोड़ देंगे, फिर कहेंगे गौ माता। ये नहीं समझते कि मान लो ये भी तो घर के माँ बाप की तरह ही है भाई। जब तक वो जवान रहता है, लोग कमाते हैं, खिलाते हैं, तब तक तो बड़े अच्छे लगते हैं। और जैसे वो बूढ़े होने लगे या फिर उनको तुम्हारी ज़रूरत लगने लगे, तब उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो या फिर मेहमानों को छोड़ दो या फिर कह दो कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, जनरेशन गैप का बहाना बना दो। तो ये कोई सही तरीका नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी परवरिश का ही दुष्परिणाम है कि हमने अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाया है। मान लो उनके सामने, मान लो 3 पीढ़ियाँ एक घर में एक साथ रह रही, मान लो कोई भी पीढ़ी अपने माँ बाप की बुराई करे या फिर उन्हें बदतमीज से बोले, तो आने वाली पीढ़ी भी देख रही है कि वो क्या कर रहे हैं माँ बाप के साथ अपने। तो जो तुम आज अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल को आने वाले तुम्हारे बच्चे क्यों ना तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करें, वो भी तो वैसे ही करेंगे। मान लो आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हो, कल को वो भी छोड़ देंगे आपको वृद्धाश्रम में। तो ऐसे ही गौ माता है, माता यूं ही थोड़ी कहा गया है। मान लो उसने जब तक बढ़िया दूध दिया तब तक तो तुम लोगों ने खूब पाला, खूब सेवा करी और कहते रहे गौ माता गौ माता। और जैसे दूध देना कम कर दिया या फिर दूध नहीं दे पाए, बीमार होने लगे, तुमने उन्हें जंगलों में छोड़ दिया दर बदर ठोकर खाने के लिए और मरने के लिए। कहीं ना कहीं समाज को इस बारे में सोचना होगा और पहल खुद से ही करनी होगी। ये नहीं कि हमने तो एक छोड़ी थी। एक एक पशु छोड़ने से ही तो रोड पे इतने हो गए, और आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी ट्रक या बस की चपेट में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने में ही सुधार करना पड़ेगा, तभी जाकर ये समाज सुधरेगा। ये नहीं कि हम बात तो बनाते रहे, खुद अपने घर में गाय को एक बच्चा को सोचते लोग रात में निकल जाओ, रात में एक सवारी करो और छोड़ाओ दूसरे गांव या दूसरी जगह पर जाके। तुम रात में जाओ या दिन में जाओ, ऊपर वाला सब देख रहा है कि हाँ तुम क्या कर रहे हो। अपनी नज़रों में तुम्हें पता है कि तुमने काम गलत करा है, पड़ोसी से तो छुपा लिया कि हम रात को अपने गाय या अपने डंगर वहाँ छोड़ा है। अपने आप से कैसे छुपाओगे, अपने नज़रों में कैसे उठोगे, और फिर ऊपर वाले से कैसे बचोगे। तो हमेशा वह कार्य करें जिसमें अपनी नज़रों में न गिरना पड़े। जब व्यक्ति अपनी नज़रों में नहीं गिरता तो सबसे अच्छा कार्य करता है। अब देखो एक ही खड़ा, मान लो कोई हैवी ट्रक या बाहर से कोई सवारी आ रही हो, कहीं ना कहीं टक्कर मार के आगे चलती है, वो रुक के ये भी नहीं देखे कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसे डर रहेगा कि अगर मैं रुका तो फिर दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा, फिर सब जिन्होंने छोड़ी है वही लोग आ जाएंगे कि गौ माता गए, गाय को मार दिया, भाई गाय को मार दिया। तो इसीलिए लोग डरते भी हैं। देखो ये बीचों बीच खड़ा है, बीचों बीच देख कितनी चोट लगी हुई है, चारों तरफ से घिसा पड़ा है। ये जो भी बछड़ा निकला है इसकी चारों तरफ चोट ही चोट लगी पड़ी है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की चपेट में आ गया, गाड़ी की या ट्रक की या बस की। तो यही हाल होता है जब आवारा छोड़ दिया जाता है पशुओं को। इसलिए अपने ने पालो, सेवा करो। जरूरी नहीं मान लो 4 गाय आपके पास है कि चारों ही दूध दे, एक की आप सेवा भी कर सकते हो। सेवा भी क्या, तुम मान लो कुछ खिलाओगे, वो गोबर करेगी तो गोबर तुम्हारे खाद में इस्तेमाल होगा, सबसे अच्छा खाद माना गया वो। तो सेवा करो, सेवा परमो धर्म कहा गया है, सेवा ही परम धर्म है। अब हम निकल चुके हैं हल्दौर से नेहटौर के रोड पर। रोड तो अच्छी है, बस थोड़ा बहुत बीच में वही है कि हाँ जहाँ कोई गाँव बस्ती आ जाती है वहाँ पर ब्रेकर लगा दी जाते हैं, हाईवे पर तो बड़ी दिक्कत रहती है। अब देखो ये बीचों बीच चल रही है, बीचों बीच चल रही है। वो इन्हें कुछ नहीं पता, अगर मान लो इन्हें इतनी नॉलेज होती तो पशु और फिर इंसान में क्या अंतर था। और हमें तो पता है कि हमें कैसे कार्य करना है, उस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, आने वाले समाज या पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। रोड तो ठीक है, इतनी बुरी नहीं है, बस ये है कि जहाँ हल्की ख़राब होती है वहीं लोग चिपकी सी लगा देते हैं, वो और ज़्यादा ख़राब कर देती है रोड को।
आप देखना रोड किस तरीके क्या है। मेरा पहला ब्लॉग है तो शायद आप लोग समझे, मान लो कुछ गलती हो भी रही है तो बताएं कमेंट में कि हाँ आप ऐसे अच्छा कर सकते थे या आपने कि यहाँ पर कमी रह गई। प्लीज़ गाली गलौज या गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोग देखते हैं फैमिलीज भी हैं, तो बी गुड, बी जेंटल। सबसे बढ़िया होता है अगर रोड पे चला रहे हो गाड़ी तो ये पट्टियों का ध्यान रखो। यहाँ पर कुछ ये छोटी छोटी पट्टियाँ जाती है ना, समझ लो आगे कुछ ना कुछ ब्रेकर या कोई अवरोध है, तो दूर से तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ बाइक गाड़ी हो या बाइक हो कितना कंट्रोल करना है। मान लीजिए यही है जो आगे दिख रहा है, वाइट निशान आपको दिख रहे होंगे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ ब्रेकर है, और ब्रेकर है एक्चुअली में। आप अपनी गाड़ी को या बाइक को, कार को, जो भी आपके पास चला रहे हो उसे उसी हिसाब से रखिए, क्योंकि मोस्टली ऐसे हाईवेज पर लोग गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं और रोड भी अच्छी होती है तो लोग चलाते भी हैं जब लिए गाड़ी, पर ये चीज़ भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, गाड़ी चलाते हुए हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि कोरोना तो लोगों ने कहा कि हाँ कोरोना में इतनी मृत्यु हो गई, इतनी मृत्यु हो गई, जितनी कोरोना में डेली मृत्यु होती थी इससे ही ज़्यादा रोज़ भारत में एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, रोड पर मरते हैं, क्योंकि वो सावधानी नहीं बरतते हैं कि हाँ कि हमें गाड़ी कैसे चलानी है, कहाँ से चलानी है। ड्राइविंग लाइसेंस होना मतलब ये नहीं कि तुम्हें ड्राइविंग आ गई, तुम्हें अपनी नज़रें सब चीज़ खोल के रखनी पड़ेगी, आगे से क्या आ रहा है, पीछे से कौन सवारी आ रही है, क्या हम ओवरटेक करते हुए देख रहे हैं पीछे कुछ सवारी है या नहीं है, तो वो चीज़ ध्यान रखें। तो मान लीजिए यहाँ वाइट पट्टी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ ना कुछ है, और देखो इधर से एक रास्ता आ रहा है, इधर से गाँव का रास्ता जा रहा है, वो इस वजह से वाइट पट्टियाँ दी गई है कि हाँ थोड़ी संयमित रखें और हल्के रखें, लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो सब अपने ऊपर है कि हम क्या समझ के चला रहे हैं, गाड़ी कैसे चला रहे हैं। सुबह सुबह वैसे कहीं जाने का सबसे ज़्यादा बढ़िया मज़ा है। मोस्टली आपको ज़्यादा कोई सवारियाँ मिल रहा या कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सब बच्चे मिलेंगे छोटे छोटे जो अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, या उनके माँ बाप उन्हें पीट के भेज रहे होंगे। हमारे टाइम पे तो पीट के जाते थे, पीछे दो लग रहे हैं, आगे वो बच्चा भाग रहा है, तब गाड़ी में बैठ के स्कूल जा रहे हैं। और आजकल तो बच्चे काफ़ी एक्टिव हो गए, खुद से भी जाना चाहते हैं और एक्टिव भी हो गए, स्कूल में ऐसी हो गए, एक्टिविटीज़ हो गई हैं, बच्चों मन भी लगता है, स्पोर्ट्स हो गए, स्विमिंग पूल्स की फैसिलिटीज़ हो गई हैं, आउटडोर इंडोर गेम्स, आपस में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाए जाएँ, ये नई नई एक्टिविटीज़ आ गई है ना स्कूल में। अब बच्चे का मन करता है रुकने का, स्कूल में रुके और पढ़े, सीखे कुछ ना कुछ। कहीं ना कहीं अच्छी भी बात है अगर स्टूडेंट को बचपन से हम कुछ सिखाएं जिसमें उसका इंटरेस्ट, मान लो उसको खेलना पसंद है, नई गतिविधि में आगे जाए, कहीं ना कहीं हमारे लिए मेडल लेके आएगा, ओलंपिक जाएगा, उसको उसका शौक है, पेंटिंग का शौक है, तो इन चीज़ों के जिस क्षेत्र में उसका शौक है उसमें वो आगे बढ़े, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसको उसके इंटरेस्ट को और परिपक्व बनाया जाए। कहते हैं ना पैशन को अगर वो प्रोफेशन में बदल पाए तो लाइफ सबसे बेस्ट है। तो आजकल स्कूल धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, नई पद्धति आ रही है, अब तो नई शिक्षा नीति भी लागू होने वाली है, जिसमें आप जैसे 11th-12th हैं या फिर ये सब बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, उसमें जो अपनी पसंद के सब्जेक्ट ले सकते थे। पहले एक ये था कि हाँ ये लेना है, आर्ट है तो आर्ट साइड लेनी है, साइंस तो साइंस साइड लेनी है। अब काफ़ी नए नए पैटर्न भी आ गए हैं कि हाँ हम क्या लेना चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं। तो चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे आता है बदलाव, एकदम से इतने बड़े देश में जो दुनिया के सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन होल्ड करता हो, उसमें उस देश में एकदम से चेंज लाने कोई पॉसिबल काम नहीं है। हाँ धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे सब चीज़ अच्छी होंगी। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो उसका तात्पर्य यही है कि धीरे धीरे कार्य करो, करते रहो, निरंतर चलते रहो, कामयाबी भी एक दिन मिलेगी। हम सोचे कि हम एक दिन पढ़ें या एक महीना पढ़ लें और हम IAS क्लियर कर लेंगे, या फिर हम एक अच्छी बढ़िया जॉब मिल जाएगी और अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाएगा, तो नहीं, हमें उसके लिए अपने आप को तराशना पड़ेगा, अपने आप को उसके लिए झोंकना पड़ेगा कि हाँ
कहते हैं ना कि हमें भी लगे कि हमने मेहनत की है। तो ज़रूरी नहीं होता कि सब चीज़ एक दिन में ही, या कहते हैं रातों रात ही चेंज हो जाए। कुछ ना कुछ टाइम लगता है, थोड़ा बदलाव लगता है। अब मान लीजिए अभी अभी नॉर्मली अपना देश की वो देख लीजिए, अभी राजस्थान में लिथियम के सोर्सेज पाए गए हैं। तो अब ये तो है नहीं कि सोर्सेज पाए गए और रातों रात ही हमारे लोगों पे से निर्भरता कम हो जाएगी, इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे लिथियम के। नहीं, सोर्स मिले हैं, उसकी अच्छी से जांच होगी, डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर टेंडर्स निकलेंगे, कंपनीज को दिए जाएंगे, फिर उसको निकाला जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। बहुत सी दिक्कतें होती है। धीरे 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 आने वाले 5 से 7 साल लग सकते हैं, ज़्यादा भी हो जाए, तब जाके हमारी डिपेंडेंसी लोगों पे से, दूसरे देशों पे से कम होगी। इवन ये भी हो सकता है कि हम इम्पोर्ट जहाँ करते हैं हम उसके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। जस्ट लाइक भले से हमारे पास ऑयल्स है, ऑयल के हमारे पास कोई कुएं जैसा भंडार नहीं है, लेकिन ऑयल इंपोर्ट करने के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। ऑयल्स के जो गुड्स हैं, ऑयल गुड्स जो फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं ऑयल्स के द्वारा, उसे रिफ़ाइन करने के बाद हम पे इतनी बड़ी बड़ी इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं रिफाइनरी। हम उसे रिफ़ाइन करने के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं। ऑयल्स के गुड्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं। तो रातों रात कोई कार्य नहीं होता, धीरे धीरे टाइम लगता है और धीरे धीरे ही देश प्रगति करेगा, और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं साथ देना पड़ेगा। अब ये देखिए, सबसे ज़्यादा मेन एक्सीडेंट के कारण ये है। अब इनका पता नहीं चलता कि कब, रात दिन में तो चलो दिख रहा है कि हाँ कितना बाहर निकल रहा है, कितना साइज है इसका, और रात में यदि ये चले तो रात में पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे गाड़ी अड़ गई या क्या अड़ गया किसके, क्योंकि इतने बाहर ये अपने साइज से निकले हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण बनता है। लोग, और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ ये गलती हो रही है यहाँ पर। इनको जो उनका साइज एक्चुअल, इन्होंने जिस चीज़ पर ये पास है, फिर पास करने का व्हीकल को पास करने का उसके साइज़ का क्या मतलब रह गया। फिर यदि वो उसके बाहर उस चीज़ सामान को टांग के चल रहा है, या फिर जो अपने लिए तो है इनसिक्योर, ये रोड पे जो सवारी चल रही है उनके लिए सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है। मान लीजिए बाहर से फट जाए, जो भूसा इसमें लेके जा रहा है ये फट जाए, तो बाइक वाला तो मिनट नहीं लगेगी चपेट में आए हुए, बाइक वाले को तो मिनट भी नहीं लगेगी, वो एकदम गिर जाएगा। और हाईवे जैसे हैं आजकल, पीछे सवारी इतनी तेज जाती है कि ना चाहते हुए वो कितना ही कंट्रोल कर ले, लेकिन आगे वाले पर लगनी है। हमें देखना पड़ेगा। अभी नेटवर्क का चौक आ गया है, नेटवर्क से सीधे जाएंगे तो धामपुर है, और राइट साइड को जो जा रहा था तिराया वो नूरपुर जाता है। जो ये सामने जा रहा है ये जा रहा है कोतवाली, यहाँ लोग नजवात हरिद्वार भी जा सकते हैं इस साइड से, और फिर नगीना, काशीपुर, नैनीताल का भी नैनीताल के लिए जो हाईवे जा रहा है काशीपुर वाला नेशनल हाईवे, वो भी यहीं से मिलेगा। वो भी आगे जाके कनेक्ट हो जाता है, अराउंड 10 to 12 किलोमीटर पर कनेक्ट हो जाता है। वो रोड इतनी ज़बरदस्त है, व्यक्ति पहले जहाँ 5 घंटे लगते थे अब 2.5-3 घंटे में आदमी वहाँ सफ़र पूरा कर लेता है। यदि यहाँ से नैनीताल जाना हो हार्डली 3 आवर्स लगते हैं, जिसमें पहले 5 से 5.5 घंटे लग जाते थे। 2 टोल पड़ते हैं, एक अपना पहले पड़ेगा यहीं नगीने से 5 किलोमीटर आगे पुरैनी में, और दूसरा एक आगे जाके पड़ेगा यहाँ से 70 किलोमीटर पर। बाकी कहीं टोल नहीं, कुछ नहीं, सब रोड इतनी इतनी क्लीन। कुछ रोड्स हैं जिन पर होना भी बाकी है, जैसे ये रोड हल्दो नेट रोड से कोतवाली, इस रोड में आधा टुकड़ा तो बन गया है, आधा रह रहा है। और इसमें कहा तो ये जाता है कि 2 ब्लॉक्स पड़ते हैं, 2 विधानसभा पड़ते हैं, उसमें आधी वाली ने तो बनवा दिया, तो इधर साइड में आधा है, ये अभी तक पता नहीं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं राजनीति में आगे फंस जाती है, और वो हमारे भी डेली रूटीन पर कहीं ना कहीं फर्क डाल। तो ये सब तो हो गई, हम भी नहीं सकते, सरकार के हाथ में है, या फिर यहाँ पे विधायक MP हैं वो करें इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोड खराब रहती है, झटके लगते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, और गाड़ी तो खराब होती ही होती है झटकों में। और मेन बात यह है कि एक्सीडेंट का कारण भी ये बनते हैं, जो गड्ढे हो जाते हैं रोड में रात में तो बहुत ज़्यादा। जब बाइक्स आती है, लंबी बाइक आती है, बाइक को इतनी जल्दी दिखता नहीं, मान लीजिए सामने कुछ सवारी आ रही है, और लाइटें इतनी, लोग आजकल आफ्टर मार्केट इतनी लाइटें लगवा रहे हैं, इतनी हैवी लाइट्स लगवा रहे हैं, सामने वाले बंदे को कुछ नहीं दिखता, उन्हें उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, चाहे वो सामने वाला बंदा अंधा हो जाए, उसे कुछ ना दिखे रोड पे, पर उन्हें क्लियर दिखना चाहिए। वो इस चीज़ को नहीं समझते कि सामने वाले सवारी को भी कुछ नहीं दिख रहा क्लियर,
तो वो तुम्हारी गाड़ी में भी आके तो ठोक सकता है, तो उसे कुछ साफ दिख ही नहीं रहा। तो ये जो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन भी होती है एक लिमिट में ही सही है। अच्छा दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो दूसरे को नुकसान दे। वो कहते हैं ना, स्वतंत्रता का अधिकार है सभी को, पर स्वतंत्रता वहाँ तक अच्छी होती है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। मॉडिफिकेशन अच्छी बात है, पर वो इस लिमिट तक मॉडिफिकेशन हो कि दूसरे की जो दूसरा बंदा सवारी चला रहा है या रोड पर गाड़ी चला रहा है उसे चलाने में दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ही ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि पुलिस चेक करेगी, पुलिस चालान काटेगी, लाइट्स चेक करे अब कि हाँ तुमने कितने चला रखी है कितनी नहीं, तो ये नहीं। उससे हर चीज़ पुलिस चेक करेगी, या पुलिस के डर से नहीं कि हाँ पुलिस चेक करेगी तो तभी चालान कटेगा तभी हम सवारी में अपने चेंजर लाएंगे या अपनी सीट बेल्ट लगाना शुरू करेंगे या हेलमेट लगाना शुरू करेंगे। चलो वो चेकिंग कर रही है, वो उनकी ड्यूटी है, पर अगर हेलमेट ना हो, खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट हो जाए तो चांसेस उसके जीरो होते हैं। अगर सिर पे हेलमेट नहीं है तो बच जाए, और हेलमेट है तो 90% चांसेस है कि वो बंदा सरवाइव कर जाएगा, वो मरेगा नहीं। हल्की फुल्की चोट आएगी जो हाथ पैर में आएगी वो क्योरेबल है, वो ठीक हो जाएगी। पर जब सिर पे चोट आती है, सिर खुल जाता है, तो फिर तो नामुमकिन हो जाता है बंदे का सरवाइव करना। तो इसीलिए हमारी जागरूकता ज़रूरी है। ये नहीं कि हर कार्य हम डर से ही करें कि बाहर अगले चौराहे पर पुलिस खड़ी हुई तो मैं हेलमेट सिर पे लगा लूँ। अरे अगले चौराहे पे पुलिस खड़ी है उसके लिए हेलमेट क्यों लगा रहे हो भाई? तुम रोड पे उतर रहे हो तो पहले ही हेलमेट लगा लो कि ये सेफ्टी है। वरना तो ये वो वाला काम हो गया कि हमें पता है सामने जहर है, पर खा के देख लो मरेंगे या नहीं मरेंगे। वो वाला काम हो जाता है कि हाँ बाइक उठा ली और हेलमेट सिर पे लगाया नहीं। हेलमेट लगाओ, बहुत फ़ायदेमंद है। मान लीजिए इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, नॉर्थ स्टेट में अच्छी गर्मी पड़ रही है, यूपी में इस साइड अपना, तो उससे भी फ़ायदा है। सिर पे हेलमेट होता है तो सीधे धूप सिर पे नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं जो तपिश होते हैं कम हो जाती है। सही अच्छा रहता है। सेफली चले और अपना हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़िंदगी अपनी है। चालान वालान तो कटते रहते हैं, पैसे का कुछ नहीं याद ना जाना है। सेहत है तो सब चीज़ है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। देखिए कितने गड्ढे हो रखे हैं, इन गड्ढों की वजह से तो आधे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ये कितने गड्ढे, ये देखिए कितने गड्ढे हो रखे हैं। अच्छी कंडीशंस की गाड़ी को भी हिला दे। आया जाती है टकते नहीं। और जिसने अपनी मेहनत से गाड़ी खरीदी हो तो ये झटके उसकी गाड़ी पे कम, उसके सीने में ज़्यादा लगते हैं मेरे हिसाब से। तो जो अपनी मेहनत से अपनी एक पाई जोड़ के गाड़ी खरीद रहा है, वो कम नहीं एकदम से एक झटका आया और वो लगे कि हाँ कहीं हल्का सा लग गया, टच हो गया, वो ऐसा नहीं लगता कि हाँ वो गाड़ी की बॉडी पर टच हो रहा है। वो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर कहीं ना कहीं टच हो गया। क्योंकि एक जब व्यक्ति चलाता है ना, सवारी को अपने साथ रखता है, डेली चलाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा उससे जुड़ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं हूँ, ये उसको बॉडी, गाड़ी की बॉडी नहीं लगती, उसे अपनी लगती है। मुझे गाड़ी को वो इस तरीके से बचाएगा जैसे वो अपने आप को बचा रहा हो। यहाँ लगे ना, धीरे से कर लूँ, झटका ना आए, कमर जैसे कहते हैं ना अपनी कमर में झटका ना लग जाए, गाड़ी को झटका ना लग जाए, कि गाड़ी कहीं से स्क्रैच ना पा जाए, किसी के लग ना जाए। तो ये चीज़ें रहती है। रोड अच्छी हो तो गाड़ी भी अच्छी चलती है, और ऑब्वियसली हर चीज़ अच्छी रहती है। माइलेज अच्छा आता है, माइलेज अच्छा रहेगा तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा तो कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, जो कि एक हमारा लक्ष्य भी है कि 2070 तक हम 0 कार्बन पॉलिसी पे काम करेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी यदि रोड अच्छी होगी। अब ये देखिए इतनी गंदी रोड हो रखी है इस टाइम पे। हमारा रोड पर काम चल रहा है, रोड अच्छी बन रही है, काफ़ी सुधार हुआ पहले के मुकाबले रोड, पर अभी कहीं ना कहीं थोड़े सुधार की और ज़रूरत है। नेशनल हाईवेज है, अच्छे बन रहे हैं, और जो बीच में छोटे छोटे जो शहर हैं उन्हें, उनकी जो कनेक्टिंग रोड्स है उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक रोड पर तुम बार बार चिपकी लगाओ जाओ तो वो कार्य नहीं करती। कुछ टाइम के लिए कर देगी, हाँ टेम्परेरी इलाज हो गया, पर वो नहीं होगा। तो ये कितनी ख़राब रोड हो रखी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है।
ये नेटोर से कोतवाली के बीच की रोड है। ये नहीं कि ये पूरी रोड खराब है, अभी आप देखना कहीं 100-200 मीटर आगे से रोड अच्छी हो जाएगी। हाफ रोड, हाफ पार्ट ऑफ द रोड इज़ वेरी बैड एंड हाफ इज़ गुड। तो ये हाफ वाला जो बैड वाला पार्ट था वो चल रहा था अब तक, और शायद ये हाफ गुड वाला भी स्टार्ट हो चुका है। ये रोड जो है ये बनी है अभी हाल ही में, 1 महीना हुआ होगा। ये रोड अच्छी बनी है। ये फुलसंदा आ गया है जगह जहाँ का आपने नाम सुना हो, फुलसंदे वाले बाबा, धन धन निरंकार मेरा ही आसरा, वो यहीं पर है। उनका मेन जो आश्रम है वो यहीं पर है, फुलसंदे वाले बाबा जी। दो बंदे बाइक पे जा रहे हैं विदाउट हेलमेट, नॉट सेफ। ये भी जानते हैं कहीं ना कहीं, बट फिर भी ये इंडिकेटर का इस्तेमाल जब करते हैं तो अच्छा रहता है, पता चल जाता है कि हाँ अब उसने सामने इस्तेमाल करी, तो इससे पता चला कि हाँ इन्हें इंडिकेट कर दिया कि हाँ मैं पहले, मुझे साइड दो, फिर निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं। वो सही रहता है अगर ऐसे कोई पर पता चल जाए, इंडिकेट कर दे कि हाँ मैं निकल रहा हूँ, आप रुक जाओ, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। 1 सेकंड ही लगती है ऐसे तो ओवरटेक करने के बीच में, कि दूसरा बंदा कर रहा है या फिर तुमने हल्की कर ली वो निकल जाए। ये रोड तो है अच्छी, इसमें आप चला सकते हो। गन्ने का सीज़न भी थोड़ा सा आउट सा हो आया, पर हाँ अभी भी है। कोई 10 दिन का डिले हो गया, जो बीच में मानसून आ गया था, जो बारिश हुई थी अच्छी, उसकी वजह से लोगों के गन्ना अभी भी खड़ा है, थोड़ा थोड़ा लोग काट रहे हैं। ये देखो, इनसे थोड़ा बच के चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना इनकी सवारी इससे ही ज़्यादा बाहर तक इनके गन्ने निकले रहते हैं। मजबूरी भी है, बस कैसे जाया जाए, अपना ही सुरक्षा है कि अपने ही बचा के चलो, सब ठीक है। अब यही है, बेचारे मेहनत कर रहे हैं सुबह सुबह जाओ, अंधेरे से भरो गन्ने को, पहले फिर से लेके जाओ, फिर वहाँ लाइन लगानी पड़ती है। ये भी नहीं कि हाँ जैसे बिजनेसमैन इधर होता है, जाइए सामान लो, दो और पैसे लो। बेचारे जाएंगे, लाइन लगाएंगे, फिर कहीं नंबर आएगा, फिर पर्ची बनवाएंगे, तब जाके गन्ना डलेगा। उसका पेमेंट कब आएगा वो इन्हें भी नहीं पता, वो मील के ऊपर है वो कब दे। कोई ऐसी बाउंडेशन उसके ऊपर नहीं लगी हुई कि हाँ देना ही है। कुछ अच्छी मील भी चल रही है जो 14 डेज़ के अंदर दे देती हैं पेमेंट, कुछ ऐसी भी है जो इस साल का करके अगले साल का देते हैं। अभी तक पिछले 1-1.5 महीने में ही पिछले साल का बैलेंस क्लियर कर रहा हूँ। तो ऐसे भी है, बेचारे किसान अपनी मेहनत से काम करते हैं। मान लीजिए जब पैसे की ज़रूरत हो तभी पैसा ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा उस पैसे का। कहते हैं मान लो रेगिस्तान में गए हैं, वहाँ प्यास थी, वहाँ पानी नहीं मिला, अब कुएँ पे आकर आदमी कितना पानी मिले, जितना होगी उतनी प्यास। तो जहाँ ज़रूरत हो, उस जिस टाइम पर ज़रूरत हो वो चीज़ वहाँ मिले तो ही उसकी वैल्यू है, वरना कोई इतनी हर चीज़ कहीं ना कहीं पर अवेलेबल है। हमारी साइड में, हमारे यहीं पर कम से कम 10 मील के आसपास गन्ना मिल है हमारे ज़िले में। बहुत बड़ी बड़ी मील है, बरकात, जियाबाद, चांदपुर, शहारा, बहुत सी ऐसी मील हैं, बिजनौर। इस साइड गन्ने की पैदावार अपने चरम पर रहती है। सबसे ज़्यादा गन्ना इस साइड, अपने यहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है गन्ने की, सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है इस साइड। उसके बाद गेहूँ, फिर मोती। गन्ने का सबसे ज़्यादा स्तर पर उत्पादन किया जाता है। अब देखो ये रोड कितनी अच्छी है, सही चल रहा है, सब बढ़िया, स्मूथ गाड़ी चलती है, रोड अच्छी हो तो। रोड खराब हो फिर तो क्या ही कहने। तो धीरे धीरे स्कूले खाते खाते गाड़ी आगे चलती है, टाइम भी लगता है। वहाँ
उस जगह से 5 किलोमीटर में 10 मिनट लग जाते हैं, यहाँ 5 किलोमीटर में 4 मिनट 5 मिनट में अपना व्यक्ति आ जाता है एकदम। हम एकदम कोतवाली लग गए आधे हिस्से में, वहाँ आधे हिस्से में हमें 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगी, टाइम पे झटके लगे, गाड़ी खराब हुई। तो काफ़ी चीज़ फर्क पड़ता है। एक अच्छी रोड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना अच्छी रोड जितनी जहाँ पर होगी उसकी कहीं ना कहीं देश की प्रगति में अच्छा योगदान। कुछ ऐसे भी व्हीकल्स है जो ट्रांसपोर्ट में कार्य कर चलते हैं, वहाँ से उधर सामान पहुँचाना। मान लीजिए अगर वो किसी की ट्रांसपोर्टेशन टाइम 1 दिन है, वो रोड्स और फैसिलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी तो वो 6 या 7 या 8 घंटे में कवर अप कर ले, तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो जो व्यक्ति 1 चक्कर लगा रहा था पूरे दिन में, अब वो 2 लगा सकता है और अपने आप को भी रेस्ट देगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वही ट्रक है वही व्यक्ति है, भले ही प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसका योगदान देश की प्रगति में और दुगना हुआ और अपने आप को भी वो टाइम दे पाया। तो अच्छी रोड होना भी एक बहुत ज़रूरी है। अभी ना काशीपुर वाला जो हाईवे बन रहा है उसका कुछ काम बीच में रुका हुआ है, जैसे पुल बन रहा है, बीच बीच के जो पुल है वो रह रहे हैं। तो ये देखो अब पुल बनने की तैयारी चल रही है, मशीनें लगी हुई हैं सामने। तो यहाँ से इन्होंने हल्का सा डाइवर्जन दे रखा है, छोटा सा धीरे धीरे निकलने के लिए। थोड़ी बहुत तो तकलीफें होती है और जब अच्छा काम होता है तो थोड़ी बहुत तो होती है। अभी ये मान लीजिए कल एक साल 6 महीने 5 महीने में तैयार हो जाएगा तो लोगों को अच्छा भी लगेगा, फ़ायदा भी मिलेगा। थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ता है। पीछे को साइड में बिजनौर जा रहा था रूट, हम जा रहे हैं नगीने की साइड, रामपुर साइड। और अपने जो बाएं हाथ पर अभी जस्ट टर्न पड़ा था ये जाता है नजीबाबाद हरिद्वार। अगर यहाँ से जो इस लोकेलिटी के व्यक्ति होते हैं अगर उन्हें हरिद्वार जाना हो तो इस रूट को प्रेफर करते हैं। सबसे अच्छी बात है रूट अच्छा है, पीछे का रोड बन चुका है और पास भी है, यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हद से ज़्यादा हार्डली 1:15 लगेगा टाइम, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, आराम से व्यक्ति पहुँच जाएगा। तो आगे को भी रोड्स बन रही हैं, बनी हुई कनेक्टिंग हो रही है तो टाइम लगता है फाइनल होने में। यहाँ पर भी देखो इस चारों तरफ खुदा हुआ है, तैयारी चल रही है। यहाँ भी ये रोड पूरी पीछे वाली से कनेक्ट हो जाएगी, जैसे ही पुल बनेगा ये रोड भी पक्की करने की तैयारी चल रही है। खोद दिया है, मिट्टी छोड़ दी है ऐसे जिससे कि सेटल हो जाए, दब जाए। देखते ना बाद में बारिश हो जाती है कहीं कहीं जगह पर रोड दब जाती है, वो इसी वजह से दब जाती है कि वो जल्दी बनती है, लेकिन में टाइम लगता है पर ये बनती बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। मिट्टी डाल दी गई है, जितनी बारिश हो इसमें पानी हो पानी डाला जाएगा, जितनी दब सकती है जितनी ये हो सकती है उतनी दबेगी, उतनी नीचे वो सेटल होगी, उसके बाद इस पर कार्य करा जाएगा धीरे। यहाँ से देखने वाली बात है, यहाँ से बड़े प्यार से रोड पे चलाया जाता है। ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, ये सीधे नजबाद जा रहा है और इधर को काशीपुर नैनीताल ये हाईवे, ये बना है नेशनल हाईवे। यहाँ से हार्डली 6 किलोमीटर होगा जो यहाँ पर पहला टोल पड़ेगा। पुरैनी है उस जगह का नाम से, हाँ पुरैनी में पहला फर्स्ट टोल पड़ता है इस रूट का, इस साइड में। अभी यहाँ पर भी काम चल रहा है हल्का हल्का, बीच बीच में कनेक्टिविटी, रोड कहीं पे बन रही है कहीं कनेक्ट हो रही है तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। और हाँ जब ये बन जाती है तो ऐसे चलती है गाड़ियाँ, कोई तकलीफ नहीं कुछ नहीं, बड़े प्यार से एक्सीलेटर पैर रखे रहो, रिलैक्स रहो आराम से। भाई हाथ तो दे रहो, एटलीस्ट इंडिकेटर भी जला लो, अच्छी बात है हेलमेट पहन रखा है हाथ दे रहा हो कोई दिक्कत नहीं, पर इंडिकेटर भी जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इंडिकेटर दिख जाता है दूर से, कई बार व्यक्ति को हाथ में लेना पड़े। पर इंडिकेटर रात में बड़ी दिक्कत होती है, रात में हाथ में लेना नहीं पड़ती, अंधेरा रहता है, दिन में पड़ जाती है। यहाँ पर देखो CNG पंप है, लेट्स सी CNG अवेलेबल है या नहीं, ओपन हुआ या नहीं, अवेलेबल तो है, लेट्स सी स्टार्ट हुआ या नहीं, डोंट नो क्या हो रहा है। आगे चल के पता करना पड़ेगा, अभी हुआ नहीं, शायद स्टार्ट नहीं किया इन लोगों ने। अवेलेबल है और
देखो, लगाते हैं लाइन में। यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा आई है, दिल्ली के मुकाबले यहाँ पर हंस ज़्यादा आई है। 96.5 रुपीज़ यहाँ पर रेट है। शायद एक नोजल ख़राब भी है शायद से, एक ही नोजल चल रही है। सो ओके गाइस, वेट। प्रेशर तो 180 का भी नहीं था, पर हाँ 500 की आ गई है। अपना आज का काम हो जाएगा। लौटते में मिल जाए तो अच्छी बात है, ना भी मिले तो एटलीस्ट आज का खर्चा हो जाएगा। ये नहीं कि पेट्रोल पर ड्राइव करनी पड़ेगी। दिक्कत पेट्रोल पर भी नहीं है, बस ये है कि माइलेज जब CNG और प्लस पेट्रोल गाड़ी लेते हैं ना, तो माइलेज काफ़ी डाउन हो जाता है। CNG ओनली पेट्रोल हो तो अलग माइलेज होता है, प्लस CNG हो तो पेट्रोल पर अलग माइलेज होता है। तो जब CNG वाली गाड़ी लिया तो एटलीस्ट CNG पर तो चलाए भाई। नॉर्मली पेट्रोल वाली गाड़ी से CNG की गाड़ी 1 लाख से ऊपर ही महंगी होती है। वैगनार ही है या कोई और सी गाड़ी ले लो, कोई सी भी हो जिसमें CNG लगी हुई हो, तो कहीं ना कहीं महंगी ही मिलेगी। फ़ायदा भी तब है लेने का वैसे जब तुम डेली ही चला रहे हो। अगर मान लो चलाई कम है, लोग कम चलाते हैं, साल में 10-5 बार निकाल ली या महीने में 1-2 बार निकाल ली, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जितने का आप पेट्रोल नहीं लगाओगे, जितने की वो महंगी है ऑलरेडी CNG, तो फिर तो अपना आप पेट्रोल ही लो या डीजल वेरिएंट लो, जो भी हो वो बेस्ट है। वैसे तो अब EV गाड़ी आ गई है, EV लेना बहुत अच्छी बात है। देखो पॉल्यूशन नहीं होता उसमें बिल्कुल भी, बहुत मेंटेनेंस जीरो के बराबर है, और पॉल्यूशन तो ख़त्म ही है। तो ऑब्वियसली बात है, एनवायरनमेंट कितना अच्छा रहेगा उससे। EV गाड़ी भी बेटर है यार, फ्यूचर है हमारा गाड़ी, कह सकते हैं क्या। ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहेगी तो अच्छा। अभी थोड़ा सा ये है कि हाईवेज या फिर लॉन्ग टर्म में कहीं जाओ तो थोड़ा डर लगता है कि हाँ कहीं चार्जिंग पॉइंट मिले ना मिले। तो कहीं ना कहीं जब ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे पहले CNG पॉइंट नहीं थे हर जगह, अब धीरे धीरे CNG पॉइंट भी अवेलेबल होते जा रहे हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर चार्जिंग पॉइंट्स भी अवेलेबल होंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग EV की तरफ भी मूव करने लगेंगे। काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन भी है। अब सीधे जाते तो काशीपुर के लिए रास्ता कट रहा था, यदि इधर से जा रहे हैं तो ये रास्ता नगीने को होकर जाता है, नगीने सिटी के बीच में से। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक फाटक भी पड़ता है नगीने, वो आप ये मान के चलो 24 घंटे में से ज़्यादा भी नहीं तो 18-20 घंटे बंद रहता है। हर 5 मिनट या हर 4-5 मिनट में वो फाटक बंद हो जाएगा, 10-15 मिनट के लिए, हर 5 मिनट। किस्मत है, लक है, तुम्हें फाटक खुला हुआ मिल सकता है, वरना तो इम्पॉसिबल, फाटक बंद ही मिलेगा। अब लेट्स सी क्या पोजीशन मिलती है हमें। हम जा रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वो फाटक पड़ेगा, रेलवे फाटक है। लेट्स सी, काफ़ी ट्रेन जाती है यहाँ से लोड वाली ज़्यादा आती है, मालगाड़ियाँ बहुत जाती हैं। लेट्स सी, अभी खुला होगा शायद, ये बस गाड़ियाँ सब एक साथ आ रही है तो अभी खुला होगा वो। दो 3 बस आगे पीछे एकदम आ रही है, तो वो अभी खुला होगा। अभी देखते हैं वो अभी कितनी देर के लिए खुला है। तो स्कूल टाइम है तो बच्चे भी जा रहे हैं, थोड़ा सवारी देख के चलानी पड़ती है क्योंकि बच्चे हैं। देखो बच्चे कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। बच्चों को इतना नहीं पता होता कि क्या हो रहा है रोड पे, कैसे क्या है। वैसे आजकल एजुकेशन दी जा रही है, रोड सेफ्टी की भी गाइडलाइंस दी जा रही है, लोगों को कैंपेन चलाई जा रही है। और फ्री बच्चे तो बच्चे ही, तो इसलिए कुछ संभल कर चलें, सतर्क चलें, बच्चों को उनका जीवन बचपना जीने दें। बी सेफ, ड्राइव सेफ। अब यहाँ पर जो शुरू में ही पड़ता ही है फायर स्टेशन, जो नगीने का पुलिस फायर स्टेशन। यदि धोखे धाके में कहीं भी कुछ आग लग जाए या ऐसी नौबत आती है तो यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं और पूरे नगीने को कवर कर लेती हैं एकदम। इतना बड़ा शहर भी नहीं है, ठीक ठाक शहर है। और देखा, जो कहा था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ।
कहा था ना, फाटक बंद हो जाता है एकदम। अभी बसें निकली, अभी गाड़ियाँ निकली और इतनी ही देर में फाटक बंद हो गया। फाटक एकदम बंद हो जाता है, एकदम 5 मिनट भी नहीं खुलता फाटक। लगाते हैं लाइन में, मिलते हैं गाइस फाटक खुलने के बाद। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सामने जो ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल होते हैं ना, इन पर जो लाइंस लिखी होती है उसे पढ़ने। देखो लिखा हुआ है सामने, नशे की हालत में वाहन न चलाएं। बहुत बड़ी बात है, छोटे शब्दों में लिखी हुई है, लोग पढ़ते हैं चले जाते हैं, पर इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। मोस्टली एक्सीडेंट होते ही अल्कोहल कंजप्शन के बाद है। लोग पीते हैं, ये लोगों को शायद पता नहीं है कि पीने के बाद जो रिएक्शन टाइम होता है ना, वो बढ़ जाता है। रिएक्शन टाइम मतलब कुछ एक्शन होगा, तुम्हें उसके लिए रिएक्शन लेना होगा, तो एकदम से तुम्हें टाइम लगेगा। वैसे इतना टाइम नहीं लगेगा। फाइनली फाटक पार कर लिया, रेलवे फाटक क्रॉस कर लिया गया है। चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सुबह के टाइम से इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी, तो सुबह का टाइम है तो 8 भी नहीं बजे, 9 भी नहीं बजे, और अभी से ही ये हाल हो गया है गर्मी का। अभी से ही गर्मी लगने लगी है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती चली जाएगी।